हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैंने NCERT मल्हार जो कि 8th क्लास की NCERT की बुक है और इसका मैं फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूं जिसका नाम है स्वदेश। और ये हम किसके कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही हैं, तो एक तो जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं जो हिंदी विषय पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। दूसरा, जो TGT एस्टेट के स्टूडेंट हैं जिन्हें हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है उनके लिए आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मैं इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आप सभी को करवाऊंगी और साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 रहने वाला है दोस्तों, और इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। साथ ही जो स्टूडेंट हिंदी विषय से एस्टेट की तैयारी कर रहा है, चाहे वो TGT एस्टेट हो चाहे PGT एस्टेट, तो वो उन दोनों में मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है और एक प्लेलिस्ट बना रखी है। 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। एक प्लेलिस्ट में 133 वीडियो हैं और एक प्लेलिस्ट में लगभग 52 या 53 के आसपास वीडियो है जो रिसेंटली मैं अभी पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल आदिकाल से शुरू किया है, इसमें भी आदिकाल से शुरू किया था, लेकिन ये पिछले साल की है। इसमें एक आधी क्लासेज रह रही है, वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये मैंने एस्टेट 2026 के लिए, 2025 के लिए, 25 का भी नहीं हुआ था उसके लिए मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाना इसमें शुरू किया था, तो आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का नाम रहने वाला है TGT PGT एस्टेट LT ग्रेड AMRS के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट चेक कर लें, ठीक है दोस्तों। और दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि मैम NCERT, हम पहले जो NCERT थी आज से पहले, इस साल से पहले, वो बसंत भाग 3 लगती थी NCERT 8th क्लास में, लेकिन आज जो है इस बसंत भाग को बदल कर मल्हार कर दी गई है। तो पुस्तक का नाम रहने वाला है मल्हार। तो मल्हार पुस्तक आप दोस्तों, मैं NCERT की पुस्तक है, 8th क्लास की है, तो यही मैं पढ़ा रही हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन ये था कि मैम NCERT मल्हार पढ़े या बसंत पढ़े, तो देखो बसंत भी मैंने लगभग अपने चैनल पर पढ़ा रखे है, उसके कोई एक आध चैप्टर रह रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बताऊं कि आपको बसंत पढ़नी है या मल्हार, तो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब एस्टेट एप्लीकेशन का एस्टेट का नोटिफिकेशन आउट होगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके अंदर ही आपका सिलेबस भी आता है, तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन अब ये जो किताब है ये लग चुकी है, क्योंकि मल्हार जो 6th क्लास में पिछली बार ही लग चुकी थी और अब 7th और 8th में भी मल्हार किताब जो है लग चुकी है। रही बात दोस्तों 9th to 12th PGT एस्टेट की बात करूं, तो इसमें सारी वही पुरानी किताब हैं, जैसे कि 9th में क्षितिज भाग 1 और कृतिका है। दूसरे 10th की बात करूँ तो क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 है। 11th की बात करूँ तो आरोह भाग 1 और कृतिका के अलावा एक और है, कौन सी उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, और आरोह भाग 2 जो है वितान। आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 कक्षा 11वीं की हैं। आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 +2 में है, और +2 में अभिव्यक्ति और माध्यम भी है एक, ठीक है। तो इस तरीके से ये वही NCERT रहने वाली है 9 to 12th जो पुरानी है, और हम बच्चों को भी अभी वही पढ़ा रही हैं NCERT में। तो दोस्तों बात जो TGT एस्टेट की तैयारी कर रही हैं वो स्टूडेंट जो मल्हार भी पढ़ना चाहते हैं, बसंत तो मेरे ख्याल से आप इससे पहले भी आपने एस्टेट दिया है तो पहले भी पढ़ी होगी, और मल्हार को भी एक बार आप दोबारा से पढ़ लें। अब बात ये करते हैं कि इस पुस्तक में क्या आपको बच्चों की तरह एक एक लाइन के प्रश्न उत्तर याद करने हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं याद करने हैं। आपको इसमें सबसे पहले चैप्टर का नेम पता होना चाहिए, फिर उसके राइटर का नाम पता होना चाहिए, और चैप्टर की जब आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो इसका जो कविता है इसका मूल भाव आपको पता चल जाएगा कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है और व्याख्या आपने सुन रखी है तो आप इजीली उन प्रश्नों के आंसर जो है कर देंगे। तो दोस्तों उस कविता का नाम रहने वाला है स्वदेश। वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। आप चैनल को वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले स्वदेश कविता है, और ये लिखी किसने है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है इसके कवि रहने वाले हैं। दोस्तों ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि TGT एस्टेट में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके कवि हैं। लेखक तो पाठ के होते हैं, गद्य के होते हैं, तो कविता का कवि होता है तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने लिखा है। और
कितनी बार हम इनको पढ़ते हैं। जैसे इसका मूल भाव मैं बताऊं आपको पढ़ना है तो कवि से इसका परिचय जान लेते हैं कि क्या कहा है इसमें। स्वदेश कविता के रचयिता गया, मैं भी इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी। वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि मेरे को इस तरीके से रट्टी नहीं जाती है बातें कि रटाफिकेशन से मैं 2-4 बातें लाऊं और आपको शुरू में ही बता दूं। वीडियो के अंत तक भी मुझे बातें याद आती रहती है इंपॉर्टेंट, जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और वो बातें मैं वीडियो के अंदर सारी बता देती हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो देखते नहीं हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। स्वदेश कविता के रचयिता जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं और हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। गया प्रसाद इनका, अब ये पूछा जाता है कि त्रिशूल उपनाम से कौन रचनाएं करता था, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही करते थे, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ अब जो कविता स्वदेश है वो राष्ट्र प्रेम की ही कविता है। इसके साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से है। अब आपको याद रखना है, इन्हीं में से कोई आपसे पूछ सकते हैं कि ये रचनाएं किसकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इस कविता को आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। इतनी आसान है, इसे आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने कहा है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो कवि जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, वह हृदय कहलाने लायक नहीं है, बल्कि वह पत्थर है। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। कवि यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी उस जीवन को बिल्कुल व्यर्थ बताते हैं जिसके जीवन में, जो किसी के जीवन में जो जोश ही न जगा सके। ठीक है, तो जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। कह रहा उस जीवन का जीवन होना ही बिल्कुल व्यर्थ है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। यहाँ पर कवि कहता है कि जो संसार के साथ नहीं चलते, संसार भी उसका नहीं होता। अर्थात हमें अपने समाज में रहकर, अपने संसार में रहकर, संसार के लोगों के साथ हमें मिलजुल कर चलना चाहिए। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपना साहस छोड़ दिया, अपनी हिम्मत छोड़ दी, जिसने हिम्मत हार ली, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इतना ही इसका एक्सप्लेनेशन है। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। कह रहा उद्धार मतलब उत्थान, उसकी प्रगति, उस व्यक्ति का उद्धार भी नहीं होगा जिस व्यक्ति ने अपने जाति का कोई उद्धार नहीं किया। या जाति का उद्धार का मतलब है कि उस व्यक्ति को अपने देश की उन्नति में भी अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हर एक व्यक्ति अपने देश की उन्नति में योगदान नहीं देगा तो उस व्यक्ति का भी उसकी कोई प्रगति होने वाली नहीं है। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भाव से, भाव का मतलब होता है फील। जिस व्यक्ति के अंदर भाव ही नहीं है, उस व्यक्ति बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश प्रेम का प्यार नहीं। अगर है कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसदार, जिस व्यक्ति के अंदर भावनाएं नहीं है, जो व्यक्ति संवेदनशील रही है, जिसके अंदर रस की धार नहीं बहती अपने देश के प्रति या देश के इंसानों के प्रति या किसी के भी प्रति, चाहे जीव जंतु हो चाहे कोई भी हो, अगर उसके प्रति कोई भाव नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, या अर्थात उसमें भावनाओं की रसधार नहीं बहती, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो उस व्यक्ति का जो हृदय है, जो दिल है, वो पत्थर के समान है जिसमें स्वदेश का, अपने देश के प्रति जिसमें प्यार नहीं है। अब और देख लेते हैं इसमें। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम है उसके राजा रानी। देखो कितनी अच्छी बात कही है। जिसकी मिट्टी से हम बड़े हैं, पले हैं, जिसका दाना पानी खाकर हमें, जिस मिट्टी में हमें जीवन मिला है, जिसका दाना खाकर पानी पीकर हम पले बड़े हैं,
है माता पिता बंधु जिसमें जिसमें हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार रहते हैं। हम हैं जिसके राजा रानी। यहाँ पर राजा रानी का अर्थ समझना है कि हम उस देश में रहते हैं। मतलब राजा रानी के पास क्या होता है, सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ रहता है। तो कह रहा है कि हम उस देश के राजा रानी के समान है। या मतलब अपने देश को क्या कहा है उसने कि हम जिस देश में रहते हैं, है माता पिता बंधु जिसमें हम है जिसके राजा रानी। ठीक है, मतलब हम इस देश में एक राजा रानी की तरह रहते हैं, अर्थात सुख संपत्ति धन दौलत ऐश्वर्य से संपन्न है यहाँ के लोग, ऐसा इन्होंने कहा है। जिसने कि खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लाशानी। लाशानी का मतलब है यहाँ पर अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। इस तरीके रतन जो है, जिसने कि खजाने खोले हैं, हम उस देश के वासी हैं, हमें वो अपने देश से प्रेम होना चाहिए। जिसने अनेक नवरत्न अद्वितीय नवरत्न इस देश को दिए हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। हमारे देश की दुनिया दीवानी है हमारी इस भारत माता ने। ऐसे अनेकों जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, मतलब दूसरे देश लोगों के जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो भी हमारे यहाँ के लोगों के ज्ञान के ऊपर फिदा हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं हमारे देश की पूरी दुनिया दीवानी है। उस पर है नई पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू मतलब धरती का भार नहीं। कह रहा है कि किसी को देखकर जो व्यक्ति पसीजता नहीं है, जो किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता, वो इस धरती पर भार के समान है। निश्चित है निसंशय से निश्चित है जान एक दिन जाने को। देखो ये तो निश्चित है कि एक दिन हमें है जान एक दिन जाने को। जो हमारा जीवन है वो एक दिन समाप्त तो सभी का होना है, तो ये तो निश्चित है। तो क्यों ना हमें अपने देश के प्रति ही अपने इस जीवन को न्यौछावर करना चाहिए। है काल दीप जलता हरदम। काल द्वीप मतलब काल जो है मृत्यु, जो हर वक्त हर क्षण व्यक्ति का जो जीवन है वो कम होता जा रहा है। जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। कह रहा है कि हमारे हाथों में क्या नहीं है, हमें दुश्मन के लिए हमारे जीवन तो वैसे भी हमें अपना जीवन जो है एक दिन तो नष्ट होने वाला ही है, मृत्यु तो सभी की निश्चित है। तो क्या तोप नहीं तलवार नहीं, सब कुछ है अपने हाथों में, अपने हाथों में तोप है तलवार है सब कुछ है, तो क्यों ना दुश्मन को हम मार मिटाएं। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेह जी लास्ट में फिर से कहते हैं कि वह हृदय अर्थात वह दिल नहीं है, वह हृदय नहीं है जिसमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है। तो काफ़ी देश प्रेम से भरी पूरी कविता है दोस्तों। गया प्रसाद शुक्ल स्नेह जी की ये कविता है, इतना आपको याद रखना है। और अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर भी डालूंगी, क्योंकि जो बच्चे हैं अब ये किताब नई नई आई है और इसके प्रश्न उत्तर भी बच्चे जो हैं गूगल से या फिर ऐसे सर्च करते रहते हैं। तो दोस्तों एस्टेट वाले बच्चों के लिए क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, अगर फिर भी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी प्रश्न छूटे, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये जो बच्चे 6th 8th क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्हें अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, तो वो ये देख लेंगे। और मैं देखती हूँ पहले चैप्टर ही पढ़ा देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक पंथ दो काज हो हमारे चैनल पर, तो सभी को इसके आंसर भी मिले, क्योंकि जो एक बार चैनल को सर्च करता है तो वो सब कुछ ही पाना चाहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब और जो है आपके ये कोई भी चीज़ जो है नीचे काम की नहीं है, जैसे आपके बता देती हूँ आपको, अगर प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रश्न, इस बार बहुत ही अच्छी किताब दी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा यानी कि स्टार बनाएं। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। अब देखना, वह हृदय नहीं है पत्थर है, इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से, नैतिकता से। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा संवेदनहीनता से। इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। बाकी जो बच्चे अपने कॉपी में लिखते हैं प्रश्नों के उत्तर, वो आपके से शायद नहीं पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? अब आपने कविता सुनी है, 4 ऑप्शन आपके पास है। देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता।
तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के प्रति प्रेम। ठीक है, देश के प्रति प्रेम जगाना चाहता है इस कविता के माध्यम से। इस कविता का मुख्य भाव यही है। और इसमें दूसरा आंसर देश की प्रगति भी हो सकती है, क्योंकि जब देश के प्रति प्रेम होगा तभी देश से उन्नति करेगा। ठीक है, हम है जिसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश के शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए। हम हैं जिसके राजा रानी मतलब देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है उस हृदय को क्या कहा है? पत्थर कहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब मिलकर करें मिलान। तो अब ये कुछ पंक्तियाँ हैं, तो ये शायद आपसे नहीं पूछी जाएंगी। वैसे मैंने क्लास में तो ये भी करवाई हैं जब मैंने इसे पढ़ाया है। और ये जो है ना, ये प्रश्न है, देखो, हम है जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? तो ये प्रश्न उत्तर आपको रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर बच्चों के काम के हैं, आपके स्टेट में किसी तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बस अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अच्छा रिस्पॉन्स अगर आपका आता है तो मैं फिर जल्दी जल्दी एनसीईआरटी जो है मल्हार 6th 7th 8th की फटाफट मैं इसे कंप्लीट करवा दूंगी। तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा आपको आज की वीडियो। धन्यवाद।